हे एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेशन मेडिकेशन हब। आज के लेक्चर में हम देखेंगे अबाउट द पार्ट 4 ऑफ योर जनवरी करंट अफेयर्स, तो जो कि आपके एनवायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड है। अगेन, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द जीएस पेपर 3 का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन, यू कैन ऑन अनअकैडमी वेयर आई एम कमिंग ऑनलाइन डेली एट 11:30 AM एंड 7:30 PM। ठीक है, तो यू कैन ज्वाइन मी देयर। उसके अलावा हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज नोटिफाई द नॉर्म्स फॉर फ्लाई ऐश यूटिलाइजेशन बाय पावर प्लांट। जो फ्लाई ऐश जनरेट होती है बिकॉज ऑफ द पावर प्लांट, तो उसके ऊपर न्यूज़ थी, क्योंकि ये जो फ्लाई ऐश होती है दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द लंग्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो इसीलिए ये न्यूज़ में था। तो हाल ही में MOEFCC ने कहा है कि जितने भी ये थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो एक ऐसे नॉर्म्स लेके आए जिससे ये जो फ्लाई ऐश है ये पूरी तरह से यूटिलाइज हो सके। सो दीज कम्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और इसमें बोला गया है कि ये जो फ्लाई ऐश है इसका थोड़ा बेटर यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि जो फ्लाई ऐश होती है ना दैट इज़ ऑल्सो लाइक अ सीमेंट, तो इसको स्टोर करके इसका कुछ और बना के इसको फर्दर यूज़ किया जाए, तो यही चीज़ MOEFCC ने बोली है। और उसके अलावा ऐश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये फ्लाई ऐश कैसी होती है। तो इट्स अ बेसिकली मिनरल मैटर लेफ्ट आफ्टर बर्निंग कोल। तो जब कोल को बर्न कर देते हैं तो उसके बाद एक प्रोडक्ट रह जाती है जिसको कहते हैं फ्लाई ऐश। इवन आपकी जो सीमेंट फैक्ट्रीज होती है ना, सीमेंट फैक्ट्रीज में भी जो आपका बाई प्रोडक्ट रहता है उसको भी क्या कहते हैं, फ्लाई ऐश। इसको फ्लू गैसेस के नाम से भी जाना जाता है, तभी इसका नाम फ्लाई गैस ऐश भी पड़ा है। क्यों? क्योंकि इससे जो गैसेस निकलती हैं दे आर वेरी फ्लू लाइक अ फ्लू इन द एयर। और इनको फिल्टर कैसे कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स लगे होते हैं, उसकी हेल्प से इनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। इनकी जो हैंडलिंग है वो बहुत ही इम्प्रॉपर है, ठीक ढंग से नहीं करी जाती, और इनको डाल दिया जाता है रिवर और पॉन्ड्स वगैरह में, तो उससे वाटर बॉडीज भी ख़राब हो रही हैं। साथ में जब वाटर एब्जॉर्ब होता रहेगा किसी सॉइल वाले एरिया में, तो वहाँ पे जो ग्राउंड वाटर है उसके साथ भी ये इंटरफेयर करती है और बहुत ही पॉइजनस मेटल्स जो है वहाँ पे वाटर के अंदर छोड़ देती है, और अल्टीमेटली वो ह्यूमन बींग्स कंज्यूम करते हैं। इवन प्लांट्स के अंदर वो आ जाती हैं, तो इसी वजह से जो डिजीज़ का रेट है वो भी इंक्रीज कर रहा है और फर्टिलिटी का भी इंक्रीज कर रहा है। इसकी कॉम्पोजिशन देखें बाकी, तो इसमें ऑक्साइड्स ऑफ सिलिका होते हैं लाइक सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और कैल्शियम के ऑक्साइड देखने को मिलते हैं। मेटल्स अगर देखें तो आर्सेनिक, बोरोन, क्रोमियम, लेड, सो दीज आर वेरी पॉइजनस मेटल। ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं बट डिजीज जो होती हैं वो बहुत बड़ी हो जाती हैं। यूज़ कैसे कर सकते हैं फ्लाई ऐश को, तो पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, ब्रिक्स बनाने में, ईंटों का जो बनाते हैं ना, तो ईंटों को बनाने में यूज़ कर सकते हैं, टाइल्स में बनाने का यूज़ कर सकते हैं, फिर एब्जॉर्बेंट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका चारकोल होता है ना विच एब्जॉर्ब द इम्प्योरिटीज़, तो उसी तरह से इनको भी हम एज अ एब्जॉर्बेंट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर एक न्यू प्लेटो टाइप डिस्कवर्ड फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से एक न्यू प्लेटो टाइप मिला है, तो महाराष्ट्र वॉज इन न्यूज़। तो इस तरह से आप सेंट्रल हाईलैंड देखते हो जहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेटो देखने को मिलते हैं, लाइक मालवा प्लेटो आपके मध्य प्रदेश वाले एरिया में, बुंदेलखंड प्लेटो आपके उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, देन बंगेलखंड प्लेटो इस तरह, छोटा नागपुर प्लेटो, शिलोंग प्लेटो, आपका डंडा कन्या प्लेटो, तेलंगाना प्लेटो एंड कर्नाटका प्लेटो एंड डेक्कन प्लेटो। इसी तरह से एक और नया प्लेटो देखने को मिला है इनसाइड द महाराष्ट्र, तो इसी वजह से ये टॉपिक आ जाता है आपके न्यूज़ में। विच इज़ वेरी रेयर low altitude basalt plateau has been discovered in the Thane region in the Western Ghats, a global biodiversity hotspot and UNESCO World Heritage Site in India, जो कि बायोडिवर्सिटी हॉटस्पॉट भी है और साथ में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी देखने को मिलती है इंडिया के अंदर। तो ये वाला चार्ट आप याद कर लेना। 4 टाइप का प्लेट्यू है जो कि इस एरिया में पाया गया है थाने रीजन में। प्रीवियसली 3 और पाए गए थे जो कि लेटराइट वाले थे, हाई एंड लो एल्टीट्यूड पे, एंड हाई एंड लो एल्टीट्यूड पे लेटराइट देखने को मिला, और बसाल्ट जो था वो हाई एल्टीट्यूड्स पे देखने को मिला। तो इससे पहले 3 और पाए गए थे, अभी चौथा मिल चुका है। 76 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड श्रब्स फ्रॉम 24 डिफरेंट फैमिलीज हैव बीन फाउंड। 76 स्पीशीज प्लांट्स और श्रब्स की देखी गई हैं, और जो प्लेटो है ना that is having dominant landscapes in the western घाट। तो इससे क्या होगा, टूरिज्म भी प्रमोट होने वाला है, क्योंकि जो लैंडस्केप है, जो व्यू है वहाँ का बहुत ही सुंदर है। दे आर क्लासिफाइड एज अ टाइप ऑफ अ रॉकी आउटक्रॉप। इसके अलावा कैसे फॉर्म हुए, तो वेदरिंग की वजह से। आपने देखा होगा ना कई बार जो रॉक्स होती हैं, बड़ी बड़ी माउंटेन्स होती हैं, इनमें वेदरिंग स्टार्ट हो जाती है, टूटने लगती हैं, तो उसी के बाद क्या बनता है, प्लेटो। माउंटेन कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, प्लेटो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट रेट्स पे वेदरिंग होती रहती है, डिफरेंट तरीकों से टूटते रहते हैं, और जो
क्या करता है, लेस वेदर्ड रॉक जो है वो बच जाती है और उसको ही क्या कह देते हैं, प्लेटो। तो सारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर आपको प्लेटो देखने को मिलेंगी और जो मोस्ट क्लाइमेट जोन्स होती हैं और वेजिटेशन टाइप्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। रॉकी टाइप आउटक्रॉप्स का क्या सिग्निफिकेंस रहता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप की स्पीशीज डाइवर्सिटी देखने को मिलती है और एंडेमिज्म, एंडेमिज का मतलब होता है कि यहाँ पे हमें एंडेमिक स्पीशीज देखने को मिलेंगी। एंडेमिक स्पीशीज का मतलब है वो उसी एरिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो दे कैन बी ऑर्नामेंटल इन नेचर, तो अगर ऑर्नामेंटल होंगी तो अगेन टूरिज्म यहाँ पे इंक्रीज करेगा। दे हैव सीजनल वाटर अवेलेबिलिटी, साथ में लिमिटेड सॉइल और न्यूट्रिएंट्स होंगे और मेकिंग देम आइडियल टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द स्पीशीज। अब देखो एंडेमिक स्पीशीज आ गई ना, उसी एरिया में होंगी, तो अगर कोई क्लाइमेट में चेंज आया बाई चांस विच कैन बी हार्मफुल, अगर हार्मफुल हुआ तो ये स्पीशीज जो है डिग्रेड करना शुरू कर जाएंगी। तो इससे हम क्लाइमेट चेंज की स्टडी भी कर सकते हैं, जो भी वो स्पीशीज इस पर्टिकुलर रॉकी आउटक्रॉप में प्रेजेंट होंगी। They produce critical breeding sites for many top order mammalian and avian predators, nesting sites। जैसे हमने गाहिर माठा मरीन सेंचुरी पढ़ी थी जहाँ पे आपके ऑलिव रिडली टर्टल्स स्पेशली अंडे देने के लिए ही आते हैं, उसी तरह से ये जो रॉकी आउटक्रॉप एरियाज होते हैं, ऐसे न्यू प्लेटो बनते हैं, वहाँ पे भी क्या होता है, न्यू ब्रीडर आते रहते हैं, जहाँ पे मैमल्स आ सकते हैं, बर्ड्स आ सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है वहाँ पे स्पेशली अपनी ब्रीडिंग करने के लिए ही आएगी और नेस्टिंग करने के लिए आ सकती है। जो बसाल्ट होता है, बसाल्टिक है ये, तो बसाल्ट है अगर तो इग्नियस रॉक है एंड क्विक कूलिंग ऑफ लावा कहाँ से निकलता है, आपके वॉल्केनो से। तो वॉल्केनो के बाद जैसे वॉल्केनो से लावा निकला बाहर, और लावा जब बाहर निकल गया तो वो जो लावा की कूलिंग होती है ना, उसके बाद कूल हो गया वो लावा, जब कूलिंग होगी तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनती है उसको बोलते हैं बसाल्ट। तो वही चीज़ बताई गई है कि इट्स एन इग्नियस रॉक दैट इज फॉर्म फ्रॉम द क्विक कूलिंग ऑफ द लावा रिच इन मैग्नीशियम एंड आयरन। मैग्नीशियम और आयरन में ये काफ़ी ज़्यादा इसमें क्वांटिटी आपको देखने को मिलेगी। फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, छोटे छोटे ग्रेन्स देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल आ जाता है डेक्कन प्लेटो का। ये जो रॉक्स होती हैं दे आर द सोर्सेज ऑफ फॉस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम एंड सेवरल माइक्रोन्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर द प्लांट न्यूट्रिशन। इसके बाद हैदरपुर वेटलैंड, जो कि आपका पिक्चर्स के इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये जो हैदरपुर वेटलैंड है ये न्यूज़ में था। तो जो उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट है दे ड्रेन्ड आउट द हैदरपुर वेटलैंड अ प्रोटेक्टेड रामसर साइट। तो इसको रामसर साइट के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो जो आपका हैदरपुर वेटलैंड है ह्यूमन मेड वेटलैंड है, 1984 में इसको वेटलैंड डिक्लेयर करा। इसको कहाँ पे बनाया गया, तो जो मध्य गंगा बैरेज है ऑन द फ्लड प्लेन ऑफ गंगा, वहाँ पे बनाया गया और हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्रीज पे ये देखने को मिलता है। स्पीशीज की अगर बात करें तो बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं विच आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। IUCN स्टेटस देखें अगर उनका तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जैसे घड़ियाल, ठीक है। उसके अलावा हॉग डियर देखने को मिलते हैं जो कि एंडेंजर्ड है। बैक बिल टर्न देखने को मिलता है, वो भी एंडेंजर्ड है। इंडियन स्कीमर, गोल्डन मशीर, गोल्डन मशीर के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, 2022 में। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ब्लैक बेल्ट टर्न देखा गया, इंडियन स्कैमर देखा गया, तो दीज ऑल आर द एंडेंजर्ड। वहीं पे घड़ियाल जो है आपकी मगरमच्छ की एक वैरायटी होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड देखने को मिलता है। रामसर कन्वेंशन की अगर बात करें, क्योंकि रामसर साइट इसको डिक्लेयर कर दिया गया है, तो इट्स एन इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी जो कि एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर दिया है फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड एंड देयर रिसोर्सेज, कि जो वेटलैंड है उनका वाइज यूज किया जाए और उनके जो रिसोर्सेज हैं वेटलैंड के ऊपर उनको भी ठीक से यूटिलाइज करा जाए। करंटली अगर बात करें तो इंडिया के अंदर 75 रामसर साइट्स देखने को मिलती हैं। और उसके बाद अगला जो न्यूज़ आर्टिकल है दैट इज अबाउट द इंडियन स्टार टॉर्टोइस। यू कैन सी इन द पिक्चर की स्टार शेप्स इसके पूरे कैराबीस पे बना हुआ है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि एक रिसेंट स्टडी करी गई जिसमें क्या रिवील हुआ दैट genetic diversity of the species as well as habitat has suffered major losses because of the rampant illegal trade। देखो कुछ लोगों को शौक होता है कि वो क्या करते हैं, कछुओं को भी अपना पेट बना लेते हैं। तो उस पेट बनाने की वजह से डिमांड इंक्रीज होगी, किसी एरिया में ये अवेलेबल नहीं होते तो वहाँ पे इनको लेके जाया जाएगा ट्रेडिंग के थ्रू। पर ट्रेडिंग करते करते क्या हुआ है, इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो डिग्रेड कर गई है, ठीक है, इनकी पॉपुलेशन कम कर गई है। क्यों, क्योंकि हैबिटेट लॉस होता जा रहा है, ब्रीडिंग करने पे भी ये आगे अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे क्योंकि इलीगल ट्रेड किया जा रहा है। तो अगर स्टार टॉर्टोइस की बात करें तो डिस्टिंक्ट स्टार लाइक मार्किंग होती है शेल के ऊपर, इसी वजह से बहुत सुंदर लगता है और लोग इसको अपने पास रखना चाहते हैं। इसके अलावा कहाँ पे मिलता है, तो ड्राई लोलैंड्स ऑफ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। IUCN स्टेटस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वल्नरेबल है और साइट्स के इसको अपेंडिक्स 1 में डाला गया है, दैट इज द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड्स इन एंडेंजर्ड
स्पीशीज। फिर इसके बाद अगला न्यूज़ आर्टिकल था, इंडिया रिसाइकल्स ओनली 30% ऑफ 3 मिलियन टन प्लास्टिक जनरेटेड एनुअली। तो ये एक रिपोर्ट रिलीज करी गई जिसमें क्या बोला गया कि 3.4 मिलियन टन जो कि प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता है हर साल इंडिया के अंदर, उसमें से सिर्फ 30% ही हम रिसाइकल कर पा रहे हैं। तो इसी वजह से ये न्यूज़ में था। तो एक रिपोर्ट रिलीज हुई टाइटल्ड इनोवेशन इन द प्लास्टिक द पोटेंशियल एंड द पॉसिबिलिटीज। इसका मतलब है कि प्लास्टिक का क्या पोटेंशियल है, इसको कैसे हम रिसाइकल कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं और दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करा जाए, क्योंकि हम सिर्फ 30% ही यूज़ कर पाते हैं या रिसाइकल कर पाते हैं फ्रॉम द 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक। जनरेट कर रहे हैं टोटल 3.4 मिलियन टन, पर उसका सिर्फ 30% ही हम वी कैन से रिसाइकल कर पा रहे हैं। ठीक है, सो किसने रिलीज करा, तो मैरिको इनोवेशन फाउंडेशन ने। और किसके साथ डेवलप किया, तो इन एसोसिएशन विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड साथ में एक और था प्रेक्सिस ग्लोबल अलायंस। सो इट एग्जामिन द प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम इन इंडिया टू आइडेंटिफाई द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन द बिजनेस एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, कि किस तरह से हम प्लास्टिक वेस्ट को किसी और तरीके से इन द फॉर्म ऑफ अ बिजनेस और कोई टेक्नोलॉजी इनोवेशन इससे कर सकें, ताकि ये जो रिसाइकलिंग का परसेंटेज है 30%, इसको और ज़्यादा इंक्रीज करा जा सके। प्लास्टिक वेस्ट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे वही लिखी है बात अगेन कि 3 मिलियन टन हर साल क्रिएट कर रहे हैं, पर 30% ही उसको रिसाइकल कर पा रहे हैं। बाकी का क्या करते हैं, जो बाकी प्लास्टिक वेस्ट पड़ता है उसको क्या करते हैं, जैसे ये माउंटेन है, यहाँ लैंड खाली पड़ी है तो यहाँ पे फेंक देते हैं, तो इससे लैंडफिल्स हो जाती हैं। एक्वेटिक डंप्स वाटर के अंदर फेंक देते हैं, उससे मरीन इकोसिस्टम खराब हो रहे हैं। और अगर ओवरऑल बात करी जाए इंडिया के अंदर, तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु 38% जो टोटल प्लास्टिक वेस्ट है वो कौन जनरेट कर देता है, आपका महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु ही। 94% ऑफ रिसाइकल्ड प्लास्टिक वेस्ट इज श्रेडेड इन इंडिया यूजिंग द मैकेनिकल रिसाइकलिंग मेथड। आपको पता होगा कि जैसे इकट्ठी सारी बोतलें डाली जाएंगी और ऊपर से एक हैवी मशीन आएगी और उसका एक छोटा सा डब्बा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो 94% मेथड जो है यही वाला यूज़ करा जा रहा है। एक हैवी मशीन इसके ऊपर पड़ेगी सारे प्लास्टिक वेस्ट के ऊपर, तो जो एक बड़ी सी माउंटेन दिख रही थी वो छोटे में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज द ओनली मेथड वी हैव राइट नाउ। उसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु 38% जो टोटल प्लास्टिक वेस्ट है वो यही जनरेट कर देते हैं। उसके बाद इम्पैक्ट्स क्या है प्लास्टिक वेस्ट में, तो लैंड के ऊपर भी है, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर भी देखने को मिलेगा, हर जगह देखने को मिलेगा। जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन, अगर इसको जला दें तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन आपके रिलीज होते हैं, पूरी फूड चेन में ये एंटर कर जाते हैं। माइक्रो प्लास्टिक का कॉन्सेप्ट आजकल सुनते हो आप, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा ये डिपॉजिट होने लगे हैं आपके माइक्रो प्लास्टिक्स। थ्रेट है एनिमल्स को, स्पेशली आपके मरीन स्पीशीज। अब अगर रिकमेंडेशंस देखें तो लैंडफिल कर दी जाती है, इंसिनरेशन करी जाती है। इंसिनरेशन का क्या करा जाता है, एक बड़ी सी भट्टी होती है, उसमें सारा प्लास्टिक डाला जाता है, हाई टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस का आसपास यहाँ पे टेम्परेचर होता है और उसको जला दिया जाता है। ठीक है, पर वो हर प्लास्टिक प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो दैट्स वाई ज़्यादा यूज़ नहीं करा जाता, बट येस जो पॉसिबल होती हैं चीज़ें उनके ऊपर इनको यूज़ कर लिया जाता है। फिर इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट चलाया जाता है कि पे एज यू थ्रो, जितना फेंकोगे उतना ही पे भी करो, which requires citizen to pay a variable rate per kilogram of a bag of the mixed garbage। तो गार्बेज के अंदर जितना भी प्लास्टिक मटेरियल होगा, जितना किलो होगा उस हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो इसको इसलिए यूज़ करा जाता है ताकि जो सिटीजन्स है वो थोड़ा जो ग्रीन रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फोकस करें इंस्टेड ऑफ दिस प्लास्टिक। इनिशिएटिव लिए गए हैं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, जैसे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट 2021। इसमें क्या किया गया, बैन कर दिया गया यूज़ ऑफ द सिंगल यूज प्लास्टिक दैट प्रोडक्ट्स फ्रॉम जुलाई 2022। फिर इसके अलावा गाइडलाइंस ऑन द एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन प्लास्टिक पैकेजिंग, फिर नेशनल डैशबोर्ड ऑन द एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक। इसके अलावा ग्रेटर स्कॉप विच वॉज इन न्यूज, रेयर स्पीशीज एंड डक की, इसको लोकली बोला जाता है सदर्न गमन, और रिसेंटली इसको लोकतक लेक में देखा गया विच इज़ इन मणिपुर। और लोकतक लेक जो है वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो किस वजह से न्यूज़ में आई, बिकॉज ऑफ दिस ग्रेटर स्कॉप। इसके अलावा आप फुमड़ीज देखते हो, फुमड़ीज जो होती हैं वो फ्लोटिंग आइलैंड वहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो 90 साल के बाद ये स्पीशी यहाँ पे दोबारा देखी गई, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको काइबल लामजाओ नेशनल पार्क देखने को मिलता है और वहाँ पे एक डांसिंग डियर मिलता है जिसको संगाई भी कहते हैं। जो ग्रेटर स्कॉप है आपका, दैट इज द माइग्रेटरी बर्ड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द आर्कटिक एंड द सब आर्कटिक रीजन्स। इसके बाद नेस्टिंग करते हैं ये कोस्टल तुंद्रा हैबिटेट में, और ये फैमिली एंटीडे को बिलोंग करते हैं। लीस्ट कंसर्न है, मतलब नंबर इनका काफ़ी है। लोकतक लेक की बात करें तो फ्लोटिंग आइलैंड्स के लिए बहुत फेमस है, फुमड़ीज भी जिनको कहा जाता है। इसके बाद एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। इसमें आपकी जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी है, उन्होंने एक फ्रेमवर्क
डिस्क्लोज करा है फॉर द डिस्क्लोजर बाय द फंड मैनेजमेंट एंटिटीज फॉर ESG स्कीम्स। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं, इसको हम कवर करेंगे फेब वाले टॉपिक में, क्योंकि ये दोबारा से न्यूज़ में आया था, तो इसी वजह से मैं इसको